बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम समीना था और मैं अपने शौहर के साथ मिलकर इसकी मदद करना चाहती थी। मैंने बुनियादी तालीम हासिल कर रखी थी लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, खूबसूरत थी। इसी दौरान शौहर को एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में शौहर ने थोड़े से पैसे तो जोड़ कर भी रखे हुए थे, लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो सब मेरी डिलीवरी पर लग गए। हमारे पास अब रोज़मर्रा खर्चा के लिए भी पैसे नहीं थे। शौहर ने मजबूर होकर एक बार फिर किसी से उधार पकड़ लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे पैसों की शदीद किल्लत होती चली गई। ऐसे में खाने के लाले पड़ के हम इन हालात में उधार कहाँ से चुकाते, इसीलिए कर्जे पर कर्जा चढ़ता गया। आखिरकार मैंने इस औरत से रब्ता किया जिसने मुझे बताया था कि एक अरबी के घर मुलाजमा की ज़रूरत है, काम भी ज़्यादा नहीं, बस इसी के बच्चे को दूध पिलाना है। यह सुनकर मैंने हामी भर ली। मैंने उस औरत से पूछा कि क्या मुझे इस अरबी के घर के और भी काम करने होंगे। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, वो और भी बहुत अमीर है, इसका कारोबार बहुत चलता है, इसका घर भी बहुत आलीशान है, क्योंकि अरबी के घर में और भी औरतें काम करती हैं और वो इन्हें इस काम के बहुत अच्छी तनख्वाह भी देता है। बस इस बेचारे की जवान बीवी मर गई है और इसका छोटा सा बच्चा है जिसे तुमने दूध पिलाना है। तुम्हें इसके घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, इसलिए मैंने इस नौकरी के लिए मान गई। लेकिन अरबी का सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अरबी की अभी बीवी मरी थी और हो सकता है कि मुझे ये काम अरबी के सामना करना पड़े। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए वो औरत कहने लगी, घबराओ नहीं, वो भी बेचारा बहुत ही नेक और शरीफ है, इसके घर और भी नौकरानियाँ हैं, तुम वहाँ अकेली नहीं होगी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। रात हुई तो अपने शौहर को उस नौकरी के बारे में बताया। शौहर ने तो ये सुनकर ही कहने लगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें अरबी मर्दों का पता नहीं, अरबी औरतों का किस कदर रसीला होता है, ये सोच भी नहीं सकती। तुमसे शादी से पहले भी 2 अरबियों के साथ रह चुका है, इनको बखूबी जानता हूँ। इस अरबी की तो बीवी भी मर चुकी है, तुम्हें हरगिज़ इसके घर नहीं जाना चाहिए। मगर मैंने अपने शौहर को ये कहकर राज़ी कर लिया कि मुझे वहाँ जाने दो, अगर वो अरबी ऐसा वैसा हुआ तो मैं ये नौकरी नहीं करूँगी और तुम्हारी बात मान लूँगी। इस शर्त पर मेरे शौहर ने मुझे अरबी के घर जाने की इजाज़त दे दी। अगर रोज़ मैं इस पड़ोसन के पास दोबारा गई, इससे अरबी के घर चलने को कहा, वो मुझे वहाँ ले गई, मगर वहाँ जाकर मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी, क्योंकि इसका घर तो बहुत आलीशान और बहुत बड़ा था। वहाँ कई नौकर चाकर काम कर रहे थे। वहाँ एक नौकरानी ने मुझे अरबी का बच्चा भी दिखा दिया, मगर इसने कहा कि अभी हमारा मालिक काम पर गया हुआ है, तुम कल शाम को यहाँ आ जाना। ये सुनकर मैं मायूस हो गई और अपने घर आ गई। अगले दिन शाम हुई तो मैं अकेली इसके घर की तरफ चल पड़ी, क्योंकि मैंने इसका घर अच्छी तरह से देख लिया था। इस दिन मैं अरबी के घर गई तो वो वहाँ पर अपने घर मौजूद था, मगर इस दिन और वो कुछ और लोगों के साथ था, इसीलिए इसने मुझसे कुछ ज़रूरी बातें की और कहा कि अगर तुम्हें मेरे बच्चे को पूरे 2 साल तक दूध पिलाती रहो तो मैं तुम्हें हर महीने 20,000 रियाल दूंगा। ये सुनकर मैंने इसे कहा कि मैं इसे सोचकर बताऊंगी। वो अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, इसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी हुई थी, इसीलिए वो कहने लगा, अगर तुम्हें यह काम करना हो तो कल से मेरे घर आ जाना। ये सुनकर मैं अपने घर आ गई। जब मैंने अपने शौहर को इस नौकरी के बारे में बताया तो वो खामोश हो गया, बेचारा बोलता भी तो क्या। इसने मुझे मना करना था, तनख्वाह मिलने में भी काफ़ी दिन बाकी थे। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे जमा भी हो जाएंगे। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, इसी तरह हमारे कर्ज़े भी ख़त्म हो जाएंगे। यूँ मेरे शौहर में मुझे नौकरी करने की इजाज़त दे दी। मैं भी दिन भर फारग ही होती थी, इसीलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर ना मैं उस अरबी के घर चली जाती थी। अरबी का एक छोटा सा बेटा था। पहले दिन में नौकरी पर गई तो वो अरबी अभी घर पर ही था, इसीलिए मुझे कहने लगा, इस दिन तुम घर आई तो मैं लोगों के साथ मसरूफ़ था, इसीलिए तुमसे बात ना कह सका। ये सुनकर मैं घबरा गई कि ना जाने वो मुझसे क्या बात कहने वाला था। मैंने इसे कहा कि कौन सी बात करनी थी, जिसे सुनकर वो अरबी कहने लगा कि घर की बाकी मुलाजमन मेरे बच्चे पर थोड़ा बहुत तवज्जो देती हैं, वैसे भी
और पराई औलाद को कौन गले लगाता है, मगर मुझे अपने बच्चे से बहुत प्यार है, इसीलिए बच्चे को दूध पिलाने से पहले हम तुम्हारे दूध को चेक करेंगे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं यकदम खड़ी हो गई। क्या मतलब इस बात का, क्या मतलब हुआ? कौन चेक करेंगे और कैसे? मेरी बात सुनकर वो भी कहने लगा, आराम से बैठ जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं। देखो, हम ख़ानदानी लोग हैं। मैंने पहले दिन तुम्हें जब देखा था तो समझ गया था कि तुम एक शरीफ औरत हो। तभी मैंने तुम्हें देखते ही कहा था कि कल से दूध पिलाने आ जाओ। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन अपने बच्चे की हिफाजत करना भी मेरा काम है। बस तुमने एक लेडी डॉक्टर के सामने अपना एक टेस्ट करवाना होगा ताकि मुझे पता चल सके कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं। ये सुनकर मैं वापस बैठ गई। इस दिन एक लेडी डॉक्टर ने मेरा एक टेस्ट लिया और जब इसकी रिपोर्ट्स आई तो मुझे अरबी ने नौकरी पर रख लिया क्योंकि मुझे कोई बीमारी नहीं थी। इस दिन मैंने अरबी के कमरे में इसके बच्चे को दूध पिलाया और घर आ गई। इसके बाद अरबी के बच्चे को एक और नौकरानी संभालती थी। मेरी ड्यूटी बस इतनी थी कि यूँ मैंने अरबी के घर जाकर इसके बच्चे को दूध पिलाने की सारी जिम्मेदारी उठा ली और 1 घंटा गुजर भी गया। घर पर ही रहती थी और मेरा अरबी के घर का फासला भी ज़्यादा ना था, इसीलिए मैं दिन में 2-3 बार चक्कर भी लगा लेती थी। अगर ज़रूरत पड़ती तो अरबी की मुलाजमा खुद मुझे बुलाने आ जाती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नरम दिल इंसान था। वो मुलाजमिन के साथ बहुत प्यार से पेश आता था, मगर घर के दीगर मुलाजमा न मुझसे खार खाने लगी थी क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। चौंक इस घर में नहीं थी। इसके बच्चे की तबीयत ज़रा सी भी ख़राब हो जाती तो वो मुलाजमा फ़ौरन अरबी के कान में जाकर बात डाल देती, मगर अरबी इनको खामोश करवा देता। बज़ाहिर तो मुझे अच्छा इंसान लगता था, लेकिन मैं किसी नामहरम पर भरोसा नहीं कर सकती थी। अरबी की बीवी का साथ छूट जाने के वजह से अंदर से टूट चुका था। अरबी ने बच्चे को दूध पिलाने का पूरा एक टाइम टेबल बना रखा था। मुझे बाकायदा एक रजिस्टर पर दर्ज करना पड़ता था। मैं कब गई, कितने बार दिन में दूध पिलाया। अरे बीबी अपना काम से घर वापस आता तो सबसे पहले वो चार्ट चेक करता जिस पर दूध मिलाने की रूटीन दर्ज होती। फिर वो अपने बेटे के कमरे में आता था। मैं बच्चे के साथ ही मसरूफ़ होती थी। वो सबसे पहले दरवाज़े पर दस्तक देता था। मैं बच्चे को दूध पिला रही होती थी तो वो फ़ौरन से ठीक होकर बैठ जाती। अरबी को अंदर आने की इजाज़त देती थी, फिर ही वो दरवाज़ा खोलता था। फिर अपने बच्चे को प्यार करता था। मुझसे भी पूछता कि मेरे बेटे की तबीयत अब कैसी है। मेरे बेटे ने तुम्हें तंग तो नहीं किया, इसने दूध अच्छी तरह से पी लिया है। अरबी अपने बेटे पर जान छिड़कता था, इसीलिए मुझसे ऐसी बातें पूछता रहता था। मैं भी तफसील बता दिया करती थी। अरबी पूरे दिन के बच्चे की रूटीन मुझसे पूछता रहा। मैं भी इस अरबी को सारे दिन के रूटीन बता देती थी। यूँ वक़्त का पता न चला। यहाँ काम करते हुए मुझे पूरा 1 महीना हो गया। मैंने एक दिन अरबी से तनख्वाह मांगी। मेरे होश उड़ गए क्योंकि इसने मुझसे कहा कि तुम्हें तनख्वाह तब मिलेगी जब तुम मेरे सामने मेरे बेटे को दूध पिलाओगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इसे कहा कि मैं कल से यहाँ नहीं आऊँगी। जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा, 1 मिनट रुको। फिर इसने अपनी जेब से बटुआ निकालकर कुछ पैसे निकालकर मुझे पकड़ा दिए। अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो आजमा रहा था। तो मैं पैसे उठाने लगी तो पीछे से आकर इसने मुझसे कहा कि तुम इन पैसों का क्या करोगी। मैंने इसे बताया कि मैंने अपने शौहर का कर्जा उतारना है। ये सुनकर गौर से देखने लगा। मेरे बेटे को बहुत भूख लगती है, वो तुम्हारे जाने के बाद सारा दिन रोता रहता है। अगर तुम सारा दिन मेरे बेटे को संभाल लो तो मैं तुम्हें 5,000 रियाल और दे दूंगा। ये सुनकर मैं हैरान सी रह गई। हालांकि इसने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और अब अगर मैं इसके बेटे को सारा दिन संभालती हूँ तो वो मुझे और ज़्यादा पैसे दे देगा। 5,000 रियाल कम पैसे नहीं होते। मैंने एक नज़र अरबी की तरफ देखा और इसकी आंखें पढ़ने की कोशिश की, कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मेरे साथ, लेकिन मुझे कुछ भी इसकी आंखों में महसूस ना हुआ। मेरी आंखों में हैरानगी थी। वो कहने लगा, इतने सारे पैसे मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रहा, बल्कि इसके बदले तुम मेरे बेटे को संभाल लेना। वैसे भी तुमने कर्जा उतारना है, ये वैसे तुम्हारे ही काम आएंगे। ये सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी।
اسی لیے میں نے کہا کہ نہیں، آپ نے جو تنخواہ رکھی ہے وہ بھی کافی ہے۔ میری بات سن کر وہ عربی چھٹ سے وہ پیسے اٹھا لیے اور کہنے لگا، میں یہ پیسے سنبھال کر رکھ لیتا ہوں، جب کسی کا قرضہ دینا ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ یہ سن کر میں لالچ میں آ گئی، کیونکہ میں نے سوچا کہ اس طرح میرا سارا قرضہ ایک ہی دن اتروا لوں گی، کیونکہ تنخواہ تو مجھ سے جلدی خرچ ہو جائے گی، جبکہ میرے پیسے عربی کے پاس جمع رہیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے عربی کو سارے پیسے واپس کر دیے۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو عربی مجھے کہنے لگا، بات سنو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ جی کہیے۔ وہ کہنے لگا، اس بات کا ذکر دوسرے ملازمین سے مت کرنا، ورنہ خواہ مخواہ دوسرے لوگ شک کریں گے۔ جی کہہ کر میں اپنے گھر آ گئی، مگر گھر آ کر یہ بات میں نے اپنے شوہر سے کہی تو کہنے لگا، تمہیں اس سے سارے پیسے لے لینے تھے، کیونکہ تم نے عربی لوگوں کو نہیں جانتی، یہ بہت خڑوس ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے پیسے بعد میں دینے سے انکار کر دے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی، یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس بار تو میرے دل میں شک و شبہات آنے لگے، آخر میری عربی میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا۔ لیکن اگلے ہی روز جب میں اس کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عربی آج کام پر نہیں گیا، بلکہ گھر پر ہی تھا اور اپنے بیٹے کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں آئی تو مجھے کہنے لگا، تم اتنی دیر سے آئی ہو، تمہیں پتہ ہے میرے بیٹے کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں فکر مندی بھی تھی اور تھوڑا سا لہجہ سخت۔ بیٹا، میں نے گھبرا کر جب گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ میرے آنے کا صحیح وقت تھا۔ میں نے سردی سے کہا، میں تو اپنے وقت پر آئی ہوں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اس چیز کی طرح زیادہ پیسے دے رہا تھا تاکہ تم سارا دن میرے بیٹے کا خیال زیادہ رکھو۔ اس کا ہاتھ لگا کر دیکھو، اس بیچارے کو سب سے کتنا بخار ہے، اس کی ماں بھی نہیں جو اس کا پرواہ کرے۔ اس لیے میں نے تمہیں مکمل نوکری پر رکھا ہے تاکہ میرے بیٹے کو اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے، ورنہ ملازمین تو مجھے اور بھی بہت مل جائیں گی۔ تمہیں اس لیے زیادہ پیسے نہیں دے رہا کہ تم اپنی مرضی سے آؤ اور اپنی مرضی سے چلی جاؤ اور میرا بچہ دودھ کے لیے بھی ترستا رہے۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ میرا کام آپ کے بچے کو دودھ پلانا ہے، باقی کے کام اس کی دوسری نوکرانی کرتی ہیں۔ اگر اسے بخار تھا تو آپ اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے۔ میری بات سن کر وہ ابھی کہنے لگا، میرا بچہ صبح سے بھوکا ہے، تمہیں آ کر اسے دودھ پلاتی تو میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ خالی پیٹ انجیکشن لگانے سے میرے بچے کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ جسے سن کر میں نے اسے کہا کہ آپ کمرے سے باہر جائیں تاکہ میں اسے دودھ پلا دوں، مگر یہ سن کر وہ عربی کہنے لگا، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ مجھے آپ کے سامنے یہ کام نہیں کرنا، میں بھی اپنے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ ابھی غصے سے باہر چلا گیا اور دروازہ بند نہیں کیا اور جلدی جلدی بچے کو دودھ پلانے لگی۔ اس سے بہت تیز بخار تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ بچہ میری وجہ سے اور بیمار پڑ جائے۔ میں ایک بات تھی اور میرا بچہ بھی بیماری کی وجہ سے کیوں جی ایسا محسوس ہو رہا تھا، کوئی مجھے کہیں سے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ میرے بچے کے پاس میں اس لیے اٹھ کر دروازہ بھی بند نہیں کر سکتی تھی، مگر اس بات نے مجھے ڈرا دیا۔ بس سوچنے لگی تھی کہ وہ کون ہے جو ایسی گندی حرکت چھپ کر رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بچہ جلدی سے فارغ ہو جائے، مگر وہ بچہ بھی بہت ہی بھوکا تھا، اس لیے میری جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بالآخر بچے کا پیٹ بھر گیا اور میں نے ایک نوکرانی کو آواز دے کر کمرے میں بلایا، پھر اسے کہا کہ وہ عربی سے کہے کہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ وہ بولی، تھوڑی دیر بعد ڈرائیور ڈاکٹر کو گھر پر لے کر آئے گا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ عربی کے پاس مال تو خوب ہے، جو عربی نے ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلا لیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میرے بچے کو دوائی پلائی اور اس کے پاس بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ میں ڈر گئی تھی کہ اگر عربی کے بچے کو کچھ ہوا تو یہ میرے پیسے روک لے گا، میری ساری محنت بھی ضائع ہو جائے گی۔ مگر اب میں زیادہ شک میں پڑ گئی تھی، کیونکہ اس دن کے بعد مجھ سے یوں محسوس ہونے لگا کہ جب میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے کوئی مجھے
छुप कर देख रहा हो, लेकिन मैं पलट कर देखती तो वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता था। मगर मैं जब देख रही थी, जब भी अरबी मुझे देखता था तो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगता था। अब ये बात अपने शौहर से भी नहीं कह सकती थी, इसमें तो मुझे पहले ही कहा था कि ये काम इतना आसान नहीं। तुम्हें अरबी मर्दों का पता नहीं, वो बहुत अयाश होते हैं, और इस अरबी की बीवी मर चुकी है तो मैं इसके घर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं खामोश होकर काम करती रही और मैंने सोच लिया था कि दूसरा महीना ख़त्म होगा मैं अरबी से बात करके सारी तनख्वाह ले लूँगी, क्योंकि मैंने शौहर ने सही कहा था कि तुम्हें अरबी से सारे पैसे ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम इन अरबी लोगों को नहीं जानती, ये बहुत कंजूस होते हैं। ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे घर से बाद में इनकार कर दें। मगर जब दूसरा महीना मुकम्मल हुआ तो मैंने अरबी से अपनी तनख्वाह मांग ली। मैंने अरबी से तनख्वाह मांगी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इसने मुझसे कहा कि तुम्हें तनख्वाह तब मिलेगी जब तुम मेरे सामने मेरे बेटे को दूध पिलाओगे। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इसे कहा कि मैं कल से यहाँ नहीं आऊँगी। जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा, 1 मिनट रुको, और फिर इसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और पैसे निकाल कर टेबल पर रख दिए। कहने लगा, अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। पैसे उठाने लगी। अरबी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, इतनी जल्दी तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैंने 2 साल मेरे बच्चे को दूध पिलाओ। ये सुनकर मुझे गुस्सा चढ़ा और मैं अपने घर आ गई। मैंने सोचने लगी कि अरबी ने मुझे फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि नौकरी छोड़ दूं तो अरबी सारे पैसे नहीं देगा, और अगर 2 साल तक इसके बच्चे को दूध पिलाती तो अरबी का क्या इतबार था, वो अपनी बात से मुकर जाता। अगर 2 साल तक इसके बच्चे को दूध पिलाती तो अरबी का क्या इतबार था, वो अपनी बात से मुकर जाए। इसी सोच में गुम बैठी थी कि शौहर ने परेशानी का सबब पूछ लिया। मजबूरन भी मुझे इसे सारी बात बतानी पड़ी, जिसे सुनकर वो कहने लगा, तुमने अरबी लोगों को नहीं जानती, ये बहुत कंजूस होते हैं। जिसे इनका मैंने अपने शौहर से कहा कि अब हम क्या करेंगे, जिसका शौहर ने कहा कि तुम कुछ महीने और इसके घर काम कर लो, तब हम इसे पैसे मांग लेंगे, और अगर इसने नहीं दिए तो हम अदालत का दरवाज़ा खटकाएंगे, इस पर केस कर देंगे। ये सऊदी अरब है, इसके अरबी का बाप भी पैसे देगा। मैं गुस्से से भरी बैठी थी। मजबूरन मैं अरबी के घर 1 साल तक काम करती रही, मगर तनख्वाह के सिलसिले में हर बार टाल मटोल से काम लेता। ये देखकर मैंने अरबी पर केस कर दिया। तब हमें पता चला कि अरबी का कारोबार में नुकसान हो चुका है, इसलिए वो मुझे पैसे नहीं दे रहा था। मगर मैंने मेहनत की थी, 2 साल इसके बच्चों को दूध पिलाया था, इसलिए अपना हक कैसे छोड़ देती। मैंने अरबी के ख़िलाफ़ केस कर दिया। हमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा और ना ही कोई हमारा पैसा खर्च हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मेरा कज़न रहता था, जिसका एक दोस्त वकील था। वो इंतहाई भला मानस आदमी था। इसने जब मेरी कहानी सुनी तो कहने लगा, फ़िक्र ना करो, तुम्हारे पैसे दिलवाना मेरा काम है। मेरे कज़न ने भी मेरी बहुत मदद की, और कुछ महीनों के बाद आखिरकार इनकी संजीदगी में अरबी को इसके केस के सिलसिले में जेल जाना पड़ा। तब तक मैं इसके बच्चे को दूध पिलाती रही, क्योंकि अरबी ने मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी और इसने मुझे मेरे सारे पैसे भी दे दिए थे। और यूँ 2 साल के बाद मैंने ये नौकरी छोड़ दी। हमने खुले डुले पैसे निकलवा लिए थे, क्योंकि ऊँट पहाड़ के नीचे आ चुका था। अरबी के पैसे से हमने अपना कर्जा अदा किया, तो शौहर की भी जान को थोड़ा सा सुकून मिला। मुझे भी वक्त के साथ साथ मैंने काफ़ी अरबी ज़बान भी सीख ली थी। अब मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं कोई अच्छी नौकरी ढूंढने में कामयाब हो जाऊँगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।